जय हिंद दोस्तों, आरंभ डिजिटल पाठशाला में आप सबों का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 को देख रहे थे। 8 चैप्टर तक हो चुका था। आज 9th चैप्टर देखेंगे, सजीव एवं उनका परिवेश। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जो होगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उसी को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवास एवं अनुकूलन, सजीव एवं उनका परिवेश में सबसे पहला टॉपिक है आवास एवं अनुकूलन। कोई भी जीव हो वो अपने आवास के अनुकूल हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग या फिर जीव जंतु किस प्रकार अपने आवास में ढल जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे आवास एवं अनुकूलन में है कि समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय खारे में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी कि समुद्र में रहने वाला जो भी जीव है वो क्या होता है, खारे पानी के प्रति उनका शरीर संवेदनशील हो जाता है, इसीलिए वे खारे पानी में रह पाते हैं। जैसे कि मरुस्थल में रहने वाले जीव, जैसे कि हो गया ऊँट, मरुस्थल में रहने वाला ऊँट, ये भी मरुस्थल के प्रति इनका शरीर संवेदनशील हो चुका है, वो उस परिवेश में ढल चुका है, इसीलिए वो मरुस्थल में रह सकता है। ऊँट मरुस्थल में रह सकता है और समुद्री जीव जैसे कि मछली वो समुद्र में रह सकता है। सभी जीवों का शरीर अपने वातावरण के प्रति अनुकूल हो जाता है। तो इसमें हम लोगों को यही पढ़ना है कि आवास एवं अनुकूलन। तो देखिए यहाँ कि समुद्र तथा मरुस्थल विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम इन क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु को देखते हैं। मरुस्थल और समुद्र के विषय में हम लोग देखेंगे कि मरुस्थल में कैसे ऊँट जीवित रह पाता है और समुद्र में कैसे एक मछली जीवित रह पाती है। जैसे कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं, जिससे कि मरुस्थल की गर्मी उन तक कम मात्रा में पहुँच पाती है, जिससे उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। और मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि ऊँट में मूत्र का विसर्जन कम मात्रा में होता है, जिससे कि उनका शरीर शुष्क होता है और जिससे कि मल भी उनका शुष्क होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। ऊँट को पसीना नहीं आता है, जिससे कि उनका शरीर से पानी का हवास कम होता है, जिससे वो कम पानी में भी अपने आप को जीवित रख पाते हैं, क्योंकि मरुस्थल में पानी की मात्रा बहुत कम होती है। मरुस्थल में पानी नहीं होता है, इसीलिए उनका मूत्र विसर्जन भी बहुत कम मात्रा में होता है, उसका मल भी शुष्क होता है और उन्हें पसीना भी नहीं आता है ऊँट को, इसीलिए वो मरुस्थल में रहने के लिए अपने आप को योग्य बना लिए हैं। वो अपने वातावरण के प्रति अनुकूल हो चुके हैं। उसी प्रकार अगर यदि मछली की बात करें तो मछली धारा रेखीय होती है, जो कि उन्हें पानी में समुद्र में तैरने में मदद करती है। और सल्क से, यहाँ देख सकते हैं कि सल्क से मछलियाँ सुरक्षा प्रदान करती है। तो सल्क जो है मछली का, वो मछलियों को सुरक्षा प्रदान करती है। और गिल्स जो होता है, ये गिल्स मछलियों को श्वसन में सहायता करता है। गिल्स मछलियों को श्वसन में सहायता करता है। और आगे देखते हैं क्या क्या जीवों में वैसा खास गुण होता है जो उन्हें अपने आवास के प्रति संवेदनशील बनाता है। तो वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि अनुकूलनशील कैसे बनता है। जैसे सजीव की इन सभी किस्मों में कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है, उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु उसके परिवेश में रहने की योग्य बनाती है। अनुकूलन, कोई भी जीव हो उनके पास कैसा संरचना है, कैसा स्वभाव है, वो उन्हें अपने क्षेत्र में रहने के अनुकूल बनाती है। तो इसमें यही दिखाया गया किस प्रकार मछली समुद्र में रहने के अनुकूल होती है, किस प्रकार एक ऊँट मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूल होता है। इसमें वही दिखाया गया है। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है वह उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं उन्हें स्थलीय आवास कहते हैं, जो जल में रहने वाले जीव हैं उन्हें जलीय आवास कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे पौधे जंतु जैव घटक हैं। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, चाहे पौधा हो जंतु हो, वो जैव घटक है जो जीवित हैं। और अजैव घटक जैसे कि चट्टान हो गया, यहाँ देख सकते हैं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, ये सभी जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें अजैव घटक कहा जाता है। और जीवित वस्तुएं जो भी है जीवित, जैसे पौधे हैं जंतु हैं, ये सभी क्या हो गए, जैव घटक। तो यहाँ इंपॉर्टेंट आ गया जैव घटक और अजैव घटक। जो जीवित हैं तो उन्हें जैव घटक, जो निर्जीव हैं वो अजैव घटक। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीज से उगते हैं। आइए बीज के अंकुरण से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आवास, पर्यावरण में क्या होता है, जैव घटक और अजैव घटक।
जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में एनिमल और प्लांट आते हैं, यानी कि जंतु, जीव जंतु और पौधे आते हैं। और अजैव घटक में निर्जीव वस्तु जैसे मृदा हो गया, सूर्य का प्रकाश, वायु, पानी, ये सभी क्या हो गए? अजैव घटक हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जाएं, अगर यदि हम मैदानी क्षेत्र में रह रहे हैं और थोड़े समय के लिए पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें कुछ दिनों तक श्वास लेने में, शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ों पर हमें तीव्र गति से श्वास लेना पड़ता है। पहाड़ पर क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी होता है, जिससे हमें तीव्र गति से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद हमारा शरीर पर्वतीय क्षेत्र के वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है तथा हमें श्वास लेने में कोई परेशानी नहीं रहती। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यानी कि छोटे समय के लिए, अगर जैसे कि अभी हम लोग मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में जाएं, तो उस क्षेत्र के अनुकूल हम लोग ढल जाते हैं। इसे ही पर्यानुकूलन कहते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। हजारों वर्ष में जो अनुकूलन हुआ है उससे भिन्न है पर्यानुकूलन, क्योंकि हम जाकर वहाँ एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को। विभिन्न आवासों की यात्रा, कुछ मरुस्थलीय आवास देखते हैं आगे। मरुस्थल के अजैव घटक एवं ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है? क्या उनमें भी इसी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? चलिए इसके बारे में देखते हैं। मरुस्थल में रहने वाले चूहे, सांप ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर बिल में चले जाते हैं। चूहा और सांप जो होता है, दिन में गर्मी से बचने के लिए गहरे बिल में चला जाता है, और रात्रि के समय जब तापमान में कमी होती है तो ये जंतु बाहर आ जाते हैं। तो यही था मरुस्थल का कहानी। अब मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित हैं, इनके विषय में हम देखते हैं। जैसे कैक्टस तथा पत्तियाँ। यहाँ देखिए, गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियाँ वाला एक पौधा कक्षा, ये क्रियाकलाप है, ये क्रियाकलाप देख लीजिएगा। पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। अनुपस्थित होती है या बहुत छोटी होती है। जल ह्रास में कमी आती है। पत्तियाँ अगर यदि बहुत कांटा की मात्रा में होगी, शूल के रूप में होगी, तो उससे जल का वाष्पोत्सर्जन भी कम मात्रा में होगा, इसीलिए वो कम पानी में भी जीवित रह पाती है। और यहाँ देख सकते हैं वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना में आप देख सकते हैं, वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तने में। तना एक मोटी मोम परत ढका होता है, जिससे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। तो मरुस्थलीय पौधे को जल कैसे मिलता है? कि वो अधिक गहराई तक उसका जड़ चला जाता है, जिससे उन्हें जल प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो वाष्पोत्सर्जन नहीं करती, बहुत कम मात्रा में करती है। इसीलिए वहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होते हुए भी मरुस्थल में पौधे उग पाते हैं, जो कि उन्हें अपने वातावरण के प्रति अनुकूल बनाती है। अब पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज़ हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं।